दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंदन कुमार सोनू उर्फ CK सोनू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक्चुअली जो भी अभी वीडियो डला है कुछ टेक्निकल इशू के कारण अलग अलग हो चुका है। कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल जैसे कि हम इस टॉपिक को इसमें हम लोग जानें, तो इसी में आपको क्वेश्चन आपको हम दिखा देंगे और वो क्वेश्चन दिखाएंगे आपको घटना चक्र हल प्रश्न पत्र से। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। कुछ ही दिनों में एक दो वीडियो में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। क्या उसके बारे में बताएं, आपको खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। ओके चलिए, तो आप प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। आप कुछ ना कुछ इसके बारे में स्टडी पहले कर चुके होंगे, बहुत अच्छी बात है। जो भी लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो BPSC हो, UPSC हो, चाहे SSC, रेलवे, बैंकिंग, किसी से रिलेटेड हो, तो आप इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आपका बेसिक टर्म समझिए है लूसेंट। ओके, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ निकाल कर आपके सामने रखा हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर से ज़रूर इसको अपने दिनचर्या में सम्मिलित करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में देखिए यहाँ पे, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ओके, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ज्ञानी मानव होमोसैपियंस ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। ओके, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था क्या? शिकार। याद रखिएगा, शिकार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का नवपाषाण काल में और आग का पूरा पाषाण काल में, ये याद रखिएगा। नवपाषाण काल में पहिए और आग हुआ था, पूरा पाषाण काल में। अगला है मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। किसको? कुत्ता को। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल अतिरम पक्कम था। प्रथम औजार कुल्हाड़ी था और प्राप्ति स्थल जो था अतिरम पक्कम। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल है एवं जौ थी। गेहूं और जौ, जो गेहूं है पहली फसल है। ओके, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। अगला है पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक मीन्स पत्थर के बने थे। स्फटिक मतलब होता है पत्थर, याद रखिएगा।
अगला है रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन की खोज की। ओके, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। ओके, मोहनजोदड़ो था सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला सिंधी भाषा में, और सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो ही था। सिंधी में इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवभाव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। ओके, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको बोलते हैं या बोलते हैं इसको सिंधु सभ्यता। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन जो हम अभी ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं इसी से था। कुछ कारणवश हम इस टॉपिक को नहीं करवा पाए थे। अब से रेगुलर होगा। टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन, टॉपिक के बाद क्वेश्चन, इसी तरह से निरंतर आपका चलते हुए रहेगा। ओके, तो आइए सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ओके, अगला है सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है। कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे गोदावरी नदी के तट पर आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में, तथा दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके, अगला है सिंधु सभ्यता का या सिंधु सभ्यता सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी बोला जाता है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। धौलावीरा राखीगढ़ी एक ही में है। ओके, एक ही में है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एक ही में नहीं है। यहाँ पे कॉमा नहीं है, कॉमा यहाँ पे रहना चाहिए। ये 6 नाम है। धौलावीरा अलग है, राखीगढ़ी अलग है। ओके, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं। ओके, याद रखिएगा। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। किसका बंदरगाह था? सिंधु सभ्यता का। जुते हुए खेत को
नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अगला है अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर तीन मुख वाले देवता मतलब पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। ओके, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो में मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाईं ओर से बाईं ओर, दूसरी बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। ओके, अगला है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। ओके, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ओके, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोगों और सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ऊपर एक
देख रहे होंगे कि आपको एक छोटा सा डायग्राम के रूप में बनाया गया है। क्या क्या है डायग्राम में? तो सिंधु काल में विदेशी व्यापार मीन्स आयातित वस्तुएं और प्रदेश है। अब देखिए आयातित वस्तुएं हैं तांबा, तांबा है, प्रदेश खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान, ओके, चांदी है, अफगानिस्तान और ईरान, ओके। कर्नाटक कहाँ है? सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। टीन अफगानिस्तान, ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्त मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से, ओके। ये आद हो गया। चलिए अगला है आपके सामने पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, ओके। स्त्री मृण मूर्तियाँ मृत की नहीं, स्त्री मृण मूर्तियाँ मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा कहा जाता है। चलिए अब आपके सामने एक टेबल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनेशन के माध्यम से हर एक एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि तो क्या है टेबल? सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति में वो कहाँ है, ओके। तो देखिए सबसे पहला क्या है? प्रमुख स्थल, उसके बाद है नदी, उसके बाद है उत्खननकर्ता, उसके बाद है वर्ष, उसके बाद है स्थिति, ठीक है। तो सैंधव सभ्यता में ऐसे भी पूछेगा सबसे पहला प्रमुख स्थल कौन था? तो हड़प्पा, याद रखिएगा हड़प्पा। और सबसे लास्ट कौन था? तो सबसे लास्ट था धौलावीरा, याद रखिएगा धौलावीरा। तो आइए एक एक करके हम लोग शुरू से जान लेते हैं, ओके। तो सबसे पहला था हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स थे। दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स थे। ये कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। अभी इसका स्थिति कहाँ पे है, कहाँ स्थित है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में। दूसरा है मोहनजोदड़ो। नदी कौन सा है? सिंधु, ओके। उत्खननकर्ता
राखालदास बनर्जी 1992 ईस्वी में। ये जो अभी स्थिति है इसका पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना ज़िला में। और तीसरा है चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे, और गोपाल मजूमदार उत्खननकर्ता और 1931 ईस्वी में। और सिंध प्रांत जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। चौथा नंबर में है कालीबंगन घग्गर याद रखिए, घग्गर नदी के किनारे है। बीबी लाल एवं बीके थापर उत्खनन करता है और 1953 ईस्वी में। और राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में ये स्थित है। कोट दीजी 5वां नंबर में है। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे फजल अहमद उत्खननकर्ता 1953 ईस्वी। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान 6 में है। रंगपुर स्थल का नाम है रंगपुर। माधर नदी के किनारे उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1953-54 में। गुजरात का काठियावाड़ जिला। रोपड़ सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 ईस्वी में पंजाब का रोपड़ जिला में। लोथल भोगवा रंगनाथ राव 1955 एवं 1962 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद जिला में। आलमगीरपुर हिंडन यज्ञदत्त शर्मा 1958 में। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में। सुतकांगेडोर दार्शक नदी के ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स इसके उत्खनन करता है 1927 एवं 1962 ईस्वी में। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। 11 नंबर में है बनमाली रंगोई नदी के किनारे है। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 ईस्वी में। हरियाणा का हिसार जिला। अगला है धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91 ईस्वी में गुजरात के कच्छ जिला में। तो हम लोगों ने आज प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी ले लिए हैं। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट ही हम लोग इसको जानेंगे। ओके, इसका क्वेश्चन डे फर्स्ट करके हम डाल चुके हैं, ये भी डे फर्स्ट ही में आएगा। ओके, तो अगला से वीडियो और क्वेश्चन दोनों एक में मर्ज रहेगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको उसमें सहयोग देना है, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। ओके, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। शेयर जरूर से ज़रूर करें, एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।